मेरा नाम अनमोल है और बचपन से मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पलती रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ चेहरे अजनबी ना हो, जहाँ लोगों की आदतें पहले से मालूम हो और जहाँ दिल को ये तसल्ली हो कि मैं अपनों के दरमियान जा रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि ख़ानदान के अंदर रिश्ता हो तो ज़िंदगी में कम अज़ कम अजनबियत का खौफ नहीं रहता। इंसान को नए लोगों को समझने में बरसों नहीं लगते, लेकिन ज़िंदगी अक्सर वो रास्ता चुन लेती है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अजीब इत्तेफाक ये था कि जो लड़कियां ख़ानदान में शादी का ख्वाब देखती हैं, इनके लिए मुनासिब रिश्ता नहीं निकलता, और जो ख़ानदान से बाहर जाना चाहती हैं, इनके दरवाजे पर रिश्तों की लाइन लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे ख़ानदान में मेरी उम्र का कोई ऐसा लड़का नहीं था जिससे रिश्ता मुमकिन हो। जो बड़े थे वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके थे और जो बाकी बच्चे थे वो अभी बचपन की दहलीज पर ही खड़े थे। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता जैसे मैंने अपने ही कजिन को खेलते कूदते बड़ा होते देखा है। वो सब मेरे लिए बच्चों जैसे थे। जिंदगी के साथी के तौर पर सोचना भी अजीब लगता था। मेरी सबसे बड़ी कजिन भी मुझसे खासी छोटी थी, जबकि मैं 24 बरस की हो चुकी थी और घर वालों के लिए ये उम्र फैसला कुन समझी जाती है। बिला आखिर घर में ये बात तय पाई कि अब दायरा ख़ानदान से बाहर बढ़ाना पड़ेगा। ये फैसला मामूली नहीं था, क्योंकि कई बरसों बाद मैं ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसका रिश्ता अपनों से बाहर सोचा जा रहा था। मेरे वालिद ने मुझे बड़े सुकून से समझाया कि रिश्तों की अच्छाई या बुराई खून के ताल्लुक से नहीं, बल्कि इंसान के किरदार से जुड़ी होती है। कभी अपने भी अजनबी निकल आते हैं और कभी अजनबी दिल के करीब हो जाते हैं। इनकी बात में तसल्ली भी थी और एक अनजाना खौफ भी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और शायद ये फैसला मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़े इम्तिहान की शुरुआत था। अब्बू ने बात ख़त्म करते हुए ये कैसी बात कही जो मेरे दिल में देर तक गूंजती रही। इंसान की अच्छाई या बुराई इसके ताल्लुक से नहीं, बल्कि इसके किरदार से पहचानी जाती है। इनका कहना था कि अगर नसीब में अच्छे लोग लिखे हों तो वो कहीं के भी हों, आखिरकार दिल जीत ही लेते हैं। इन्हीं की तसल्ली के साथ मेरे लिए एक रिश्ता तलाश किया गया। ये एक छोटा सा घराना था, ना हुजूम ना पेचीदा रिश्ते, बस मेरा होने वाला शौहर और इसकी वालिदा। मेरे वालिदैन को ये सादगी पसंद आई। इन्हें लगा कि कम लोगों वाला घर शायद कम उलझनों वाला भी होगा। सबसे बढ़कर ये कि वहाँ किसी किस्म की भारी मुतालबात या रस्मों की लंबी फहरिस्त नहीं थी जो आजकल अक्सर रिश्तों को बोझ बना देती है। इसी सुकून ने फैसला आसान कर दिया और बात तेजी से आगे बढ़ गई। रस्म के मुताबिक मुझसे भी राय ली गई। मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई गई। मैंने तस्वीर को ज्यादा देर तक नहीं देखा। न दिल में कोई खास खुशी उभरी, न इनकार की कोई वजह महसूस हुई। अम्मी ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर मेरे दिल में किसी और के लिए जगह हो तो अभी बता दो, बाद में पछताने से बेहतर है पहले सच बोल दिया जाए। इनकी बात में खुलूस था, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसका नाम ले सकती। लड़के का नाम वसीम था। तस्वीर में वो ये काम संजीदा सा इंसान लग रहा था। आखिरकार मैंने हाँ कह दी, शायद इस यकीन के साथ कि जिंदगी की असल कहानी तस्वीर से नहीं बल्कि वक्त के साथ खिलती है। शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे कि अचानक मुझे अपनी सबसे करीबी दोस्त याद आई। वो इन चंद लोगों में से थी जिनके सामने मैं दिल खोल कर हंस सकती थी। इसकी शादी हो चुकी थी, मगर इसका मायका इसी शहर में था और इसने वादा किया था कि मेरे खास दिन पर जरूर साथ होगी। जब कई दिन गुजर गए और इसकी कोई खबर ना आई तो बेचैनी ने मुझे खुद फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ से इसने फोन उठाया तो इसके लहजे में अजीब से संजीदगी थी। बगैर किसी तहमीद के इसने कहा कि वो मेरी शादी में नहीं आ सकेगी। एक लम्हे को मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने हैरानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, जैसे मेरी शादी कोई मामूली बात हो। वो हल्के से हंसी, मगर इस हंसी में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। इसने कहा कि शादी तो होकर रहेगी, चाहे वो मौजूद हो या ना हो, और इस जुमले में ये कैसी थकन छुपी थी जिसने मुझे फौरन एहसास दिलाया कि इसके ना आने के पीछे कोई गहरी वजह जरूर है।
मैंने फौरन इससे पूछा कि आखिर वो क्यों नहीं आ सकती। इसने ये गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा कि डॉक्टर ने इसे सफर से सख्ती से मना किया है। मुझे ये बात अजीब लगी क्योंकि हमारे शहर से इसके घर का फासला सिर्फ 2 घंटे का था। कोई लंबा या थका देने वाला सफर नहीं था। मेरे लहजे में तशवीश खुद ब खुद आ गई। मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है कि डॉक्टर ने इतनी सख्त हिदायत दे दी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने वो खबर सुनाई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं चंद सेकंड तक कुछ बोल ही ना सकी। मेरे ज़हन में फौरन इसकी छोटी सी बेटी का चेहरा घूम गया जो अभी बामुश्किल 10 महीने की थी। मैंने बेख्तियार कहा कि यह कैसे मुमकिन है, अभी तो इसकी पहली डिलीवरी को ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा। इसने थके हुए लहजे में बताया कि इसे 3 महीने हो चुके हैं और ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि इसे खुद संभलने का मौका ही नहीं मिला। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक माँ जो अभी पहली जिम्मेदारी से पूरी तरह फारिग भी नहीं हुई इतनी जल्द दूसरी आजमाइश के लिए तैयार हो जाए। मैंने पूछा कि क्या इसने कोई मज़ाहमत नहीं की, क्या वो अपने शौहर को समझा नहीं सकती थी। इसके जवाब में यह कैसी थकन थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा इसकी सांसों में महसूस हो रही थी। इसने कहा कि बाज़ घरों में औरत की आवाज़ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो चाहकर भी फैसला नहीं कर पाती। शौहर जो तय कर ले वही अंजाम बन जाता है। इसने बताया कि पिछली बार इसकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी और अब भी गालिब इम्कान यही था। डॉक्टर को हकीकत बताने से वो डर रही थी क्योंकि डॉक्टर पहले ही खबरदार कर चुकी थी कि इतनी जल्द दूसरा ऑपरेशन खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो झूठ बोलने का सोच रही थी ताकि इलाज जारी रह सके। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। यह सिर्फ एक तबीबी मसला नहीं था बल्कि एक औरत की मजबूरी की तस्वीर थी। बात करते करते इसका लहजा नरम हो गया। इसने मुझे संजीदगी से नसीहत की कि शादी के फौरन बाद माँ बनने की जल्दी ना करो। इसने कहा कि इसके साथ सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इसे अपने रिश्ते को समझने, शौहर के साथ वक्त गुजारने या खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला। इसने एक तलख हंसी के साथ बताया कि अपनी पहली शादी की सालगिरह पर इसकी बेटी सिर्फ 2.5 महीने की थी, यानी पूरा साल जिम्मेदारियों के बोझ में गुजर गया। इसके अल्फाज में सिर्फ मशवरा नहीं था बल्कि ये कैसी जिंदगी की झलक थी जहां ख्वाबों से ज्यादा थकन और समझौते शामिल हो चुके थे। इस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि शादी सिर्फ एक खुशगवार तकरीब नहीं बल्कि ये कैसा सफ़र है जहां फैसलों की जल्दी कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ला खड़ा करती है जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं होता। इसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे लम्हों के लिए खामोश कर दिया। इसने एतराफ़ किया कि शादी के बाद मियाँ बीवी को जो वक़्त एक दूसरे को समझने और करीब आने के लिए मिलना चाहिए था वो इनसे जैसे छिन गया। जिम्मेदारियों ने इतनी जल्दी दरवाज़ा खटखटाया कि रिश्ते को सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। इसी जल्दबाजी ने इनके ताल्लुक़ में फासला पैदा कर दिए थे और अब मामूली बातों पर झगड़े होना आम हो चुका था। इसने बताया कि डॉक्टर की हिदायत के बाद इसका शौहर भी इस गैर ज़रूरी मेल जोल से रोकने लगेगा। न शादियों में जाना, न दोस्तों से मिलना। इसकी आवाज़ में वही लड़की कहीं गुम थी जो कभी हमारी महफिलों की जान हवा करती थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वक्त इंसान को कितनी खामोशी से बदल देता है। वो जो हमेशा हंसती रहती थी आज अल्फाज भी सोच समझकर बोल रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब है शादी खुशी नहीं देती। इसने फौरन नफ़ी में जवाब दिया, इसके मुताबिक शादी मज़ाते खुद ये खूबसूरत रिश्ता है, 2 लोगों का साथ जो अल्लाह की बनाई हुई फितरत का हिस्सा है, जिंदगी में सुकून भी लाता है और अपनायत भी। मसला शादी नहीं बल्कि जल्दबाजी है। इसने समझाया कि जब रिश्ता अभी मजबूत हो ही रहा हो और इसी दौरान जिम्मेदारियां पहाड़ बनकर आ गिरे तो इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक जाता है। इसने पुराने वक्तों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले औरतों की ज़िंदगी और हालात मुख्तलिफ थे। आज के दौर की औरत इतने मुसलसल दबाव को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाती, ख़ास तौर पर जब जिस्म बार बार तभी अमल से गुजर रहा हो। इसकी बातों के दौरान इसकी बेटी की रोने की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे हकीकत खुद गुफ्तगू में शामिल होकर इसके हर लफ्ज़ की गवाही दे रही हो। आखिरकार इसने नरम लहजे में माजरत की कि वो वाकई मेरी शादी में शामिल नहीं हो सकेगी। मैं जानती थी कि इसका इनकार के पीछे मजबूरी है।
اس لیے میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی صحت اور سکون میرے لیے کسی تقریب سے زیادہ اہم ہے۔ فون بند ہونے کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دل کو افسوس تو تھا کہ میری سب سے قریبی دوست میرے خاص دن پر ساتھ نہیں ہوگی، مگر اس کی باتیں ذہن میں گونجتی رہی۔ پہلی بار میں نے شادی کو صرف یہ خوشی کی رسم کے بجائے ایک ذمہ دار سفر کے طور پر سوچا، ایسا سفر جس میں وقت، سمجھ اور توازن سب سے ضروری ہے۔ اس گفتگو نے میرے اندر ایک نیا شعور جگا دیا تھا۔ میں نے طے کیا کہ اپنی آنے والی زندگی میں جلدی کے بجائے سمجھداری کو جگہ دوں گی، تاکہ رشتہ پہلے مضبوط ہو پھر ذمہ داریاں آئیں۔ اسی خیال کے ساتھ دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوا، جیسے میں نے اپنی زندگی کے اگلے باب میں قدم رکھنے سے پہلے ایک ضروری سبق سیکھ لیا ہو۔ دوست سے بات کے بعد میرے اندر جیسے کوئی فیصلہ خاموشی سے پختہ ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ شادی کے فوراً بعد ماں بننے کی جلدی نہیں کروں گی، کم از کم اتنا وقت ضرور دوں گی کہ نئی زندگی کو سمجھ سکوں۔ ویسے بھی میں یہ کیسے گھر میں جا رہی تھی جہاں سب میرے لیے نئے لوگ تھے، نئے مزاج تھے، نئی ذمہ داریاں تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا اور حالات میرے اندازے کے مطابق نہ نکلے تو صرف میری نہیں بلکہ ایک معصوم جان کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جب میں نے یہ خیال اپنی یہ کزن سے شیئر کیا تو وہ فوراً چونک گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے مگر قدرے ناراضی سے کہا کہ میں ابھی سے کیوں منفی باتیں سوچ رہی ہوں، حالانکہ شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے نزدیک اچھا سوچنا ہی اچھا انجام لاتا ہے۔ میں نے بحث نہیں کی، مگر دل میں جانتی تھی کہ احتیاط اور بدگمانی میں فرق ہوتا ہے، اور میرا فیصلہ خوف نہیں بلکہ سمجھداری سے جڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ پہنچا جس کا ہر دلہن کو بے صبری سے انتظار بھی ہوتا ہے، اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ میرے لیے شادی کا پہلا دن اور خاص طور پر پہلی رات محض ایک رسم نہیں تھی، میں اسے یہ کہنے کی طرح دیکھ رہی تھی جس میں مجھے اپنے مستقبل کی جھلک نظر آنی تھی۔ ظاہری شکل و صورت اپنی جگہ اہم تھی، اور وسیم واقعی ایک پرکشش اور باوقار شخصیت رکھتا تھا، مگر میرے لیے اصل سوال یہ تھا کہ اس کے رویے میں نرمی کتنی ہے، سوچ کتنی وسیع ہے، اور احترام کس حد تک شامل ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں مجھے اندازہ لگانا تھا کہ میرا آنے والا سفر کیسا ہوگا۔ تمام رسومات مکمل ہوئی تو مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی، جیسے ہر آواز کو الگ سے سن رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی۔ ان کے لہجے میں روایتی شفقت تھی، مگر ان کی باتیں وہی تھی جو نسلوں سے نئی بہوؤں کو سنائی جاتی رہی ہیں۔ صبر، سمجھوتا، گھر کی عزت اور خاموشی کی اہمیت۔ ان کی نصیحتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی پرانے ڈرامے کا حصہ بن گئی ہوں، جہاں ہر کردار اپنا لکھا ہوا مکالمہ دہرا رہا ہو۔ میں احتراماً خاموش رہی۔ پہلے دن کی بہو کے پاس سننے کے سوا اور کیا راستہ ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور وسیم اندر آیا۔ اس نے نہایت سادگی سے سلام کیا، جس میں ایک جھجک بھی تھی اور نرمی بھی۔ اس نے گھونگھٹ ہٹایا تو اس کی آنکھوں میں ایک محتاط سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی اس نئے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رسم کے طور پر اس نے مجھے تحفہ دیا، مگر اس سے زیادہ نمایاں بات یہ تھی کہ اس نے فوراً اپنی والدہ کا حال پوچھا، جیسے گھر کی ذمہ داری اس کی سوچ کا مستقبل حصہ ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی شروع کر رہی ہوں جس کی ترجیحات میں گھر اور رشتوں کی اہمیت گہری ہے، اور شاید یہی وہ پہلی جھلک تھی جس نے میرے دل کی بے چینی کو کچھ کم کر دیا اور مجھے امید دی کہ یہ نیا سفر صرف رسمی نہیں بلکہ سمجھ اور توازن کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ وہ بیٹھتے ہی قدرے بے چینی سے بولا کہ کیا اس کی والدہ کمرے میں آئی تھی؟ میں نے مختصر سا جواب دیا کہ ہاں آئی تھی، اور بات بھی ہوئی۔ اس نے فوراً اگلا سوال کیا کہ وہ مجھے کیسی لگی۔ میں نے رسمی انداز میں بس اتنا کہا کہ ٹھیک لگی۔ اسی کے بعد اس نے سنجیدہ لہجے میں ایک بات کہی جو میرے دل میں ہلکی سی چبھن چھوڑ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں اس کی زندگی کا مرکز ہے، کیونکہ اس کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ان کا خیال رکھوں اور کبھی انہیں ناراض نہ ہونے دوں۔ اس کی بات بظاہر محبت اور ذمہ داری سے بھری تھی، مگر انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے ہی دن یہ خط کھینچ رہا ہو، یہ خاموش سا اصول جسے مجھے فوراً قبول کرنا تھا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔
मगर अंदर कहीं एक बेनाम सा बोझ महसूस हुआ। चंद लम्हों बाद मैंने हिम्मत करके नरमी से कहा कि दिन भर की थकन ने मुझे बेहाल कर दिया है और शायद हमें इस नई शुरुआत को थोड़ा वक्त देना चाहिए। पहले एक दूसरे को समझे, सुकून से बात करें। मेरी बात सुनते ही इसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो हैरत और खफगी के मिले जुले लहजे में बोला कि ऐसी बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि शादी की रस्में और जिम्मेदारियां भी अहम होती हैं। इसने हल्के अंदाज में माली खर्च और रस्मों का जिक्र किया, जैसे वो माहौल को मजाक में रखना चाहता हो, मगर इसके लफ्जों में एक दबाव सा छुपा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी थकन या कैफियत इस गुफ्तगू में कहीं पीछे रह गई है। इसके बाद कमरे की फिजा अजीब सी खामोशी में ढल गई। मैंने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि दो अजनबी लोग एक ही लम्हे में जिंदगी के साथी बन तो जाते हैं, मगर इनके दरमियान समझ का पल वक्त मांगता है। इसी खामोशी में वसीम ने खुद ही आहिस्ता लहजे में कहा कि शायद वो जल्दी में बात कर गया है। इसने एतराफ़ किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों और सुनी सुनाई बातों के ज़ेरे असर था और इसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरी कैफियत क्या है। इस अचानक नरम पड़ते लहजे ने मुझे चौंका दिया। मैंने भी साफ लफ्जों में अपनी थकन और घबराहट बयान की। चंद मिनट की खुली गुफ्तगू ने माहौल बदल दिया, जैसे कमरे में पहली बार सुकून ने जगह बनाई हो। इस रात हमने कोई जल्दी नहीं की, हमने सिर्फ बातें की, बचपन की यादें, पसंद नापसंद और वो खौफ जो नए रिश्ते के साथ आता है। मैंने महसूस किया कि इंसान कभी कभी रिवायत के दबाव में सख्ती लगने लगता है, मगर गुफ्तगू इसे दोबारा इंसान बना देती है। रात के एहतमाम पर मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका था। मैंने सीखा कि हर पहला तासीर आखिरी सच नहीं होता। बाज़ी औक़ात एक सादा सी बातचीत पूरी कहानी का रुख बदल देती है। इसी एहसास के साथ मैंने आंखें बंद की, इस यकीन के साथ कि रिश्ता हुक्म से नहीं बल्कि समझ से मजबूत होता है, और शायद यही हमारी असल शुरुआत थी। इस रात के बाद भी मेरे दिल में कोई खास अपनायत पैदा नहीं हुई। अजीब बात यह थी कि रिश्ता कायम हो जाने के बावजूद मैं खुद को इस घर में मेहमान सा महसूस कर रही थी। वसीम मेरे लिए एक शरीक हयात के बजाय एक ऐसा इम्तिहान लगने लगा था जिसके सवाल अभी समझ में नहीं आए थे और जवाब पहले ही मांगे जा रहे थे। वलीमा गुजर गया, रस्में खत्म हुई, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। सिर्फ 2 दिन बाद जब चंद करीबी मेहमान घर आए तो बैठक में बातों का रुख अचानक आने वाले बच्चों की तरफ मुड़ गया। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब इनकी बस एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से घर में नन्ही आवाज गूंजे। इनके अल्फाज में खास तौर पर पोते का जिक्र नुमाया था, जैसे आने वाली खुशी की शक्ल पहले ही तय हो चुकी हो। मैं खामोश बैठी सुनती रही, मगर अंदर एक हलचल सी मच गई। अभी तो मैंने इस घर की दहलीज को समझना भी शुरू नहीं किया था और मुझसे अगले मरहले की तौखा बांध ली गई थी। दिन गुजरते गए तो घर के उसूल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा होने लगे। हर छोटी बड़ी बात में इजाज़त की ज़रूरत, लिबास के इंतखाब से लेकर बावर्ची खाने के फैसलों तक, सब कुछ एक तयशुदा दायरे में बंद था। मुझे बार बार यह एहसास होता कि मेरी अपनी पसंद कहीं पीछे रह गई है। वसीम अक्सर अपनी माँ के हवाले से एहसास रहता और कभी कभार इशारों कनाइयों में ऐसी बात कह देता जिससे लगता कि वो चाहता है मैं ज्यादा वक्त बाहर बैठकर इनका साथ दूं। एक दिन इसने निहायत संजीदगी से कहा कि मैं बात करते हुए आवाज नरम रखा करूं, क्योंकि इसे ऊंची आवाज नागवार लगती है। ये बात मामूली थी, मगर मेरे लिए इसमें एक अलामत छुपी थी, जैसे मेरी शख्सियत के किनारे आहिस्ता आहिस्ता तराशे जा रहे हों। लेकिन इसी दबाव के दौरान यह गैर मुतवक्का मोड़ आया। एक शाम जब घर में गैर मामूली खामोशी थी, वसीम ने खुद बात शुरू की। इसने एतराफ़ किया कि वो रिवायत और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़न कायम करने की कोशिश में हद से ज़्यादा सख्त हो गया था। इसने पहली बार मेरी उलझन को सुनने की कोशिश की, बगैर टोके, बगैर दफा किए। मैंने भी दिल खोलकर बताया कि नए माहौल में खुद को ढालना वक्त मांगता है और हर हिदायत को हुक्म समझना मेरे लिए घुटन पैदा कर रहा है। इस गुफ्तगू ने हमारे दरमियान एक नया दरवाज़ा खोल दिया। हमें एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ रिवायत से नहीं बल्कि बाहमी समझ से चलते हैं। अगले दिनों में छोटी छोटी तब्दीलियां आने लगी। फैसलों में मेरा मशवरा शामिल होने लगा और घर का माहौल खदरे नरम पड़ गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद ये जंग नहीं बल्कि ये एक सीखने का मरहला था। मुझे समझ आया कि बाज़े औक़ात इंसान को अपनी जगह बनाने के लिए शोर नहीं बल्कि साफ गुफ्तगू ज़रूरत होती है।
इस नए तवाज़न के साथ दिल में उम्मीद ने जगह बनाई कि ये घर सिर्फ उसूलों का नहीं बल्कि समझ और एहतराम का भी हो सकता है। और शायद यही वो लम्हा था जब मैंने खुद को इस कहानी में पहली बार कमज़ोर किरदार नहीं बल्कि एक बाइख्तियार हिस्सा महसूस किया। शादी के इब्तिदाई दिनों में मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि वसीम की दुनिया में मेरी जगह अभी पूरी तरह बनी ही नहीं थी। दिन भर वो अपने कामों, दोस्तों या अपनी माँ के साथ वक्त गुजारते था और मैं घर के ये कोने में खुद को ढालने की कोशिश करती रहती। मगर जैसे ही रात आती इसे अचानक याद आ जाता कि मैं इसकी बीवी हूँ और यही वक्त हमारे दरमियान रस्मी से गुर्बत का बन जाता। एक रात इसने निहायत संजीदगी से शिकवा किया कि शादी को 1 महीना होने वाला है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, जिससे इसकी माँ परेशान हो रही है। मैंने हल्के अंदाज में कहा कि इतनी जल्दी खबर आती तो लोग उल्टी सीधी बातें बनाते, मगर इसने मेरी बात को फजूल करार दे दिया। इसके नज़दीक असल मकसद ये था कि जल्द अज जल्द घर में एक नई उम्मीद की खबर दी जाए ताकि इसकी माँ खुश रहे। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि वो इस रिश्ते को जज्बात से ज़्यादा एक जिम्मेदारी या मंसूबे की तरह देख रहा है। बातों ही बातों में इसने कहा कि हमारी शादी से हम दोनों को फ़ायदा हुआ। इसे एक बीवी मिली और मुझे एक शौहर। इसके लहजे में फ़ख्र था, मगर मेरे दिल में सवाल उठ रहा था कि फ़ायदा सिर्फ अल्फाज में क्यों महसूस हो रहा है, हकीकत में क्यों नहीं। फिर इसने अपनी माँ का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें भी इस रिश्ते से कुछ मिलना चाहिए। इस जुमले ने मेरे अंदर अजीब सी चुभन पैदा की, क्योंकि शादी के बाद से मैं घर के पेशतर काम संभाल रही थी, चाहे वह ज्यादा ना भी थे। मुझे लगा जैसे मेरा किरदार एक फर्द से ज्यादा एक जिम्मेदारी में बदल रहा है। इसी कशमकश के दौरान ये गैर मुतवक्का मोड़ आया। अगले दिन वसीम की माँ ने मुझे अकेले में बुलाकर कहा कि वो चाहती हैं कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला ना करूं, जिंदगी को समझने का वक्त दूं। इनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि यही वो शख्सियत थी जिनके बारे में मैंने सबसे ज्यादा दबाव महसूस किया था। इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक नई सोच पैदा की। मैंने पहली बार खुलकर वसीम से बात की, बगैर तनज़, बगैर दफा। मैंने इसे बताया कि रिश्ते सिर्फ तौख़ात से नहीं बल्कि एतमाद से चलता है। हैरत अंगेज तौर पर इसने मेरी बात सुनी और माना कि वो खुद भी रिवायती दबाव में उलझा हुआ था। इसी लम्हे हमारे दरमियान एक नई समझ बूझ ने जन्म लिया। हमने तय किया कि अपनी जिंदगी को किसी डोर की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह जिएंगे। इस बदलते रवैये ने घर के माहौल को नरम कर दिया और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये रिश्ता अब एक मुश्तरका कहानी बन सकता है, जहाँ फैसले जल्दी में नहीं बल्कि समझ से होंगे और जहाँ मेरा वजूद सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक आवाज़ भी रखता है। घर का माहौल बेज़ाहिर पुरसकून था। सफाई रहती, खाना सादा बनता और अफराद भी कम थे, मगर इस सुकून के पीछे मेरी मुसलसल मसरूफियात छुपी हुई थी। हर जिम्मेदारी गैर महसूस तरीके से मेरे हिस्से में आ गई थी, जैसे ये सब खुद ब खुद तय हो गया हो। इस शाम वसीम ने हंसते हुए कहा कि इसकी माँ का असल फायदा तब होगा जब इनकी गोद में एक नन्हा सा शहजादा खेल रहा होगा। इसने खास तौर पर शहजादा कहा और इस लफ्ज ने मेरे दिल में एक अनजाना सा बोझ डाल दिया। मुझे यूं लगा जैसे आने वाले कल की तस्वीर पहले ही बन चुकी है और इस तस्वीर में मेरी राय शामिल नहीं। इसी लम्हे मुझे अपनी दोस्त की बात याद आई, जिसे सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी दूसरा बच्चा करने पर मजबूर किया जा रहा था कि पहला बेटी थी। वो थके हुए लहजे में कहती थी कि शायद बेटा होने के बाद इसे कुछ सुकून मिल जाए। इसकी आवाज़ में उम्मीद कम और मजबूरी ज्यादा होती थी और मैं सोचती थी कि क्या वाकई शादी के बाद जिंदगी इतनी एक तरफा हो जाती है। मेरे जहन में शादी की एक मुख्तलिफ तस्वीर थी, जहां 2 लोग साथ वक्त गुजारते, हंसते, छोटी खुशियों को बांटते, मगर हकीकत में वसीम की तरजीहात अलग थी। वो ज्यादातर अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहता और मुझे बार बार याद दिलाता कि घर और इसकी माँ की देखभाल मेरी पहली जिम्मेदारी है। शुरू में मैंने इसे हालात का तकाजा समझकर कबूल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास बढ़ने लगा कि मेरी अपनी ख्वाहिशात कहीं पीछे रह गई है। फिर एक दिन ये गैर मुतवक्का बात हुई। वसीम ने खुद महसूस किया कि हमारे दरमियान फासला बढ़ रहा है। इसने पहली बार एतराफ़ किया कि वो रिवायती तौक़ात के दबाव में मेरी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहा था। इस गुफ्तगू ने हमारे दरमियान एक नई समझ पैदा की। हमने तय किया कि जिंदगी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि शराकत दारी की तरह जिएंगे।
इस तब्दीली ने घर के माहौल को नरम कर दिया। छोटी छोटी बातों में मेरा ख्याल रखा जाने लगा और मैंने भी घर को अपनी मर्जी और मोहब्बत से संभालना शुरू किया। मुझे पहली बार लगा कि शायद रिश्ता सिर्फ तौक़ात की फरासत नहीं बल्कि एक मुसलसल सीखने का अमल है। इस नए तवज़्ज़ुन ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी कि शादी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि साथ चलने का वादा भी है। और यही एहसास मेरे लिए इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, जहां मैंने खुद को एक मजबूर किरदार के बजाय एक बाइख्तियार शरीक के तौर पर महसूस किया। वक्त गुजरने के साथ मुझे यह एहसास शिद्दत से होने लगा कि इस रिश्ते में मेरी जगह सिर्फ जिम्मेदारियों तक महदूद हो रही है। वसीम अक्सर साफ लफ्जों में कह देता कि घर के सारे काम मेरे हिस्से में आते हैं, जैसे ये कोई गैर एलानिया माहिदा हो। वो दफ्तर से आकर या तो दोस्तों में बैठ जाता या सीधा अपनी माँ के कमरे में चला जाता। मेरे कमरे में आता भी तो बस रस्मी अंदाज में खाना खाता, फोन में मसरूफ हो जाता और फिर जैसे अचानक इसे याद आता कि मैं इसकी बीवी हूँ। इस रवैये ने मेरे दिल में बेयकीनी भर दी। मैं सोचने लगी कि अगर अभी रिश्ते की आगाज में ही इतना फासला है तो आगे चलकर क्या होगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंच जाऊं और इसका असर किसी मासूम जिंदगी पर भी पड़े। इसी दौरान मुझे एक पुरानी बात का इल्म हुआ कि वो कभी अपनी एक कजिन में दिलचस्पी रखता था, मगर इनकार के बाद जल्दी में मेरी शादी तय हो गई। ये जानकर मेरे खदशात और गहरे हो गए। क्या मैं वाकई इसकी पहली तरजीह थी? इन्हीं सोचों ने मुझे फैसला करने पर मजबूर किया कि खामोश रहने के बजाय बात साफ करनी चाहिए। मैं जानती थी कि यह मामला सिर्फ हमारा जाती था और इसे दूसरों के सामने लाना मसले को उलझा देता। एक शाम मैंने हिम्मत जमा की और नरम लहजे में इससे गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा कि नई शादी को समझने और एक दूसरे के करीब आने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि हम कुछ अर्सा फैमिली प्लानिंग करें। जैसे ही यह लफ्ज मेरी जबान से निकला, इसके चेहरे की तासीरात बदल गई। इसने खदरे सख्त लहजे में पूछा कि क्या मुझे वाकई मालूम है मैं किस बात की दरख्वास्त कर रही हूँ। इस लम्हे कमरे की फिजा बदल गई, जैसे ही एक सादा सी गुफ्तगू अचानक किसी इम्तिहान में बदल गई हो। लेकिन कहानी का मोड़ वो था जिसकी मैंने तौखा नहीं की थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने गहरा सांस लिया और पहली बार एतराफ किया कि इसे डर है। खानदान की तौखात, अपनी जिम्मेदारियों और समाजी दबाव के दरमियान वो खुद भी उलझा हुआ है। इस एतराफ ने मेरे अंदर का खौफ कम कर दिया। मैंने इसे बताया कि मेरा मकसद इनकार नहीं बल्कि एतमाद के साथ रिश्ता मजबूत करना है। इस खुली बातचीत ने हमारे दरमियान एक नया पल बना दिया। हमने तय किया कि जल्दबाजी के बजाय समझ और एहतराम को बुनियाद बनाएंगे। इसी फैसले ने हमारे रिश्ते को एक नई सिमत दी, जहां औलाद का ख्याल दबाव नहीं बल्कि मुश्तरका आमदगी से जुड़ा था। और यही लम्हा मेरे लिए उम्मीद की अलामत बन गया कि शायद ये रिश्ता अब एक मुतवाज़िन शराकत में बदल सकता है। जब मैंने नरमी से वक्फा लेने की बात की तो वसीम का रद्द अमल मेरी तौखा से कहीं ज्यादा सख्त था। इसने फौरन कहा कि जिंदगी की फितरी बहाव में रुकावट डालना दुरुस्त नहीं, और इसे ऐसा लगा जैसे मैं किसी उसूल से हटने की बात कर रही हूँ। वो अपनी दलील पर जोर देता रहा कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि नस्ल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। इसकी बातें सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में वो इन उसूलों पर इतना सख्त नजर नहीं आता था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो इस गुफ्तगू को एक उसूली बहस बना रहा है, जबकि मेरे लिए ये सिर्फ वक्त और आमदगी का सवाल था। मैंने फिर भी तहमील से समझाने की कोशिश की कि मेरा मकसद इनकार नहीं बल्कि तैयारी है। एक ऐसा वक्त जब हम दोनों जहनी तौर पर मुतमईन हो। मैंने कहा कि रिश्ता सिर्फ जल्दी फैसलों से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से मजबूत होता है, मगर इसने इसे वक्त का ज़या करार दिया, जैसे हर लम्हा एक फरासत के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। इस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही बात को दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे हैं। वो जिम्मेदारी को तरजीह दे रहा था और मैं ताल्लुक़ की बुनियाद को। कहानी का मोड़ तब आया जब अगले दिन हमारी यही बहस दोबारा छड़ी, मगर इस बार लहजा मुख्तलिफ था। वसीम ने तस्लीम किया कि वो खानदानी तौक़ात के दबाव में जल्दबाजी कर रहा था। इसने कहा कि इसे डर था कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों में पीछे न रह जाए। मैंने भी माना कि मेरा खौफ इस बात का था कि कहीं रिश्ता जल्दी फैसलों के बोझ तले दब न जाए। इस खुली गुफ्तगू ने हमारे दरमियान एक नई समझ पैदा की। हमने तय किया कि किसी भी बड़े फैसले से
पहले ही एक दूसरे की आमदगी को अहमियत देंगे। इस फैसले ने माहौल को बदल दिया। रिश्ता अब एक मशीन की तरह चलने के बजाय एक मुश्तरी का सफर महसूस होने लगा। इसी तब्दीली ने मुझे यह एहसास दिलाया कि इख्तिलाफ हमेशा टकराव नहीं होता, कभी कभी वो दरवाज़ा होता है जिससे समझ और तवाज़ुन अंदर आते हैं। जब हमने जल्दी के बजाय एतमाद को बुनियाद बना दिया तो हमारे दरमियान वो खुरबत पैदा हुई जो पहले सिर्फ रस्मी लगती थी, और यही इस मरहले का असल अंजाम था। यह एक ऐसा रिश्ता जो दबाव से नहीं बल्कि शोर और एहतराम से आगे बढ़ा, जहां मुस्तकबिल के फैसले खौफ से नहीं बल्कि बाहमी रजामंदी से होने लगे। मैंने पूरी नरमी और उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश की थी, मगर इस गुफ्तगू का अंजाम ऐसा हुआ जैसे मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई हो। वसीम ने मेरी बात सुन लिया, मगर इसके लहजे से साफ था कि इसके लिए यह मौजू काबिल गौर नहीं। अगले ही दिन वो मामूल के मुताबिक दफ्तर चला गया, मगर पीछे एक नई आजमाइश छोड़ गया। दोपहर के वक्त मेरी सास ने मुझे अलग बिठाया। इनके अल्फाज बेज़ाहिर नसीहत जैसे थे, मगर इनके अंदर एक छुपा हुआ दबाव साफ महसूस हो रहा था। वो बार बार कहती रही कि अगर घर में जल्द नई खुशी ना आए तो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और औरत की जगह गैर यकीनी हो जाती है। इनके जुमलों में तनस की हल्की सी काट भी थी, जैसे वो मुझे हकीकत का आईना दिखा रही हो। उन्होंने ये तासीर दिया कि एक बच्चा औरत की पोजीशन मजबूत कर देता है, जैसे इसके बगैर रिश्ता अधूरा हो। मैं खामोश बैठी सुनती रही, मगर अंदर एक अजीब सी बेदारी पैदा हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बात सिर्फ औलाद की नहीं बल्कि सोच की एक ऐसे दायरे की है जहाँ औरत को यह किरदार तक महदूद कर दिया जाता है। इसी लम्हे मेरे अंदर एक फैसला पक्का हो गया कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को तवज़ुन में रखना चाहती हूँ तो मुझे खुद ही रास्ता तलाश करना होगा। इसी शाम यह गैर मुतवक्का मोड़ आया। मैंने अपनी एक पुरानी दोस्त से दिल की बात की और इसने मुझे मशवरा दिया कि किसी गैर जामदार बुजुर्ग या मशीर से बात की जाए। चंद दिन बाद यह ख़ानदानी बुजुर्ग घर आए। उन्होंने ना मुझे डांटा ना किसी का साथ दिया, सिर्फ दोनों तरफ की बात सुनी। इनकी मौजूदगी में पहली बार गुफ्तगू इल्ज़ाम के बजाय समझ पर हुई। इस मुलाकात ने माहौल बदल दिया। वसीम और इसकी माँ ने भी महसूस किया कि दबाव के बजाय एतमाद ज़्यादा मजबूत बुनियाद बनाता है। हमने तय किया कि बड़े फैसले जल्दी में नहीं बल्कि मुश्तरका आमदगी से होंगे। इस तब्दीली ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है और यही एहसास मेरे लिए सबसे बड़ी जीत था। इस दिन के बाद मैंने समझ लिया कि कभी कभी खामोश रहने के बजाय सही जगह और सही अंदाज में बात करना ही असल ताकत होती है। और यही वो मोड़ था जहाँ से मेरी कहानी ने एक नई सिमत पकड़ी। दबाव से निकलकर तवज़ुन और एहतराम की तरफ। मैंने इस मामले पर किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ना माँ से ना किसी सहेली से, जैसे यह राज सिर्फ मेरे सीने में बंद था। एक दिन मैं खुद को मजबूत जाहिर करते हुए बाजार गई, हालांकि अंदर से दिल कांप रहा था। वहां जाकर मैंने वो एहतियाती दवा ले ली जिसका फैसला मैं कई रातों की बेख्वाबी के बाद कर चुकी थी। किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया और यही खामोशी मेरे लिए ढाल बन गई। मैंने बाकायदगी से दवा लेना शुरू की और इब्तिदाई हफ्तों में मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की रफ्तार पर थोड़ा सा इख्तियार हासिल कर लिया हो। मैं खुद को संभाल रही थी, नए रिश्ते और माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी और ये सोचकर इत्मीनान पाती थी कि अभी मुझे सांस लेने की मोहलत मिली है। मगर ये ठहराव ज़्यादा देर कायम न रह सका। जब वक्त गुजरा और कोई खुशखबरी ना आई तो घर के माहौल में ये अनदेखे सवाल ने जगह बना ली। मेरे शौहर के रवैये में बेचैनी झलकने लगी। कभी वो गैर मामूली खामोश हो जाता, कभी ऐसे देखता जैसे मेरे पास कोई पोशीदा जवाब हो। इधर मेरी सास को जैसे ही एक नया मौजू मिल गया। इनके जुमलों में तशवीश कम और शुकूक ज्यादा थे। वो बार बार इशारों किनारियों में मुस्तकबिल के अंदेशे बयान करती, गोया चंद महीनों की ताखीर को बरसों की नाकामी बनाकर पेश किया जा रहा हो। इसी कश्मकश के दौरान कहानी ने यह गैर मुतवक्का रुख लिया। एक शाम तबीयत बिगड़ने पर मैं करीबी क्लिनिक गई, जहां डॉक्टर ने तफसील से बात की और मुझे समझाया कि जिस्म और ज़हन दोनों को वक्त देना ज़रूरी होता है। इनकी पेशा वाराना राय ने मेरे अंदर एतमाद पैदा किया कि फैसला जल्दबाजी में नहीं समझदारी से होना चाहिए। घर वापस आकर मैंने पहली बार सुकून के साथ अपने शौहर से खुलकर गुफ्तगू की, इल्ज़ाम के बगैर, सिर्फ हकीकत के साथ। हैरत अंगेज तौर पर इस बार इसने मेरी बात सुनी,
शायद वक्त और हालात ने इसे भी सोचने पर मजबूर किया था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि मुस्तकबिल के फैसले खौफ या दबाव से नहीं बल्कि बाहमी रजामंदी से होंगे। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि असल जीत किसी को हराना नहीं बल्कि अपने लिए तवाज़ुन पैदा करना है। चंद महीनों की इस आजमाइश ने मुझे यह सिखा दिया कि अपनी आवाज़ को दबाना नहीं बल्कि सही वक्त पर एतमाद के साथ सामने लाना ज़रूरी है। और यही वो मोड़ था जहाँ से मेरी ज़िंदगी ने बेचैनी से निकलकर समझ और सुकून की तरफ कदम बढ़ाया। घर के लोगों ने तो जैसे आने वाले बरसों के फैसले पहले ही लिख दिए थे और मुझे महसूस होने लगा कि मेरी पूरी शनाख्त को एक ही लफ्ज़ में कैद कर दिया गया है। माँ बनना, मेरी ज़ात, मेरी खुशी, मेरा तहफ़्फ़ुज़ सब पस मंज़र में चला गया था। किसी ने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि मैं इस रिश्ते में कैसा महसूस करती हूँ या मुझे वक्त की ज़रूरत क्यों है। हर सवाल का मरकज़ सिर्फ यही था कि हमल क्यों नहीं ठहरा। मैं बेज़ाहिर खामोश थी मगर अंदर खौफ, उलझन और दबे हुए गुस्से का शोर चल रहा था। मैं जान चुकी थी कि सच बोलने से शायद हमदर्दी नहीं बल्कि मज़ीद इल्ज़ाम मिलेगा, इसलिए मैंने अपने एहसास दिल में दफन कर दिए और वक्त के बदलने की उम्मीद पर दिन गुजरने लगी। मगर किस्मत ने अचानक रुख बदल दिया। एक दोपहर मेरे शौहर ने मेरी एहतियाती दवाइयाँ देख ली और वो लम्हा गोया खामोश तूफान के फटने जैसा था। हैरत की बात यह थी कि जो शख्स हर मामले में खुद को नातजुर्बाकार जाहिर करता था, मोहब्बत जताने से लेकर रिश्ते निभाने तक, वो इस हकीकत को फौरन समझ गया कि मैंने अपनी मर्जी से फैसला किया है। इसकी आवाज़ में पहली बार ऐसा लहजा था जिसमें हैरत से ज्यादा कंट्रोल खोने का खौफ झलक रहा था। लेकिन कहानी ने यहाँ गैर मुतवक्का मोड़ लिया। मैंने घबराकर सफाई देने के बजाय गैर मामूली सुकून से इसे बताया कि यह कदम किसी बगावत का नहीं बल्कि अपने जहनी तवाज़ुन को बचाने का था। मेरी खामोशी मजबूती ने इसे चौंका दिया। बहस की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता सवालों में बदल गई। इसी लम्हे हम दोनों को एहसास हुआ कि असल मसला बच्चा नहीं बल्कि एतमाद और गुफ्तगू की कमी थी। इस टकराव ने हमारे रिश्ते को तोड़ने के बजाय आईना दिखाया और हमने पहली बार बराबरी से बात करने का दरवाज़ा खोला। मुझे तब समझ आया कि अपनी आवाज़ दबाने से नहीं, संभल कर उठाने से हालात बदलते हैं। और यही वो मोड़ था जहां मेरी कहानी खौफ से निकलकर खुद एतमादी की तरफ मुड़ गई। इसकी आवाज़ में वो सख्ती थी जो किसी अदालत के फैसले जैसी लगती है, जैसे मैंने रिश्ते की बुनियाद ही बुला दी हो। मैं अभी खुद संभल भी नहीं पाई थी कि इसने बगैर एक लम्हा सोचे सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। और इसी लम्हे मुझे समझ आ गया कि इस घर में शौहर और बीवी के दरमियान कोई दीवार नहीं, हर बात फौरन तमाशा बन सकती है। कुछ ही देर बाद सास कमरे में इस तरह दाखिल हुई जैसे कोई तूफान दरवाजा तोड़कर आया हो। इनके अल्फाज तीर की तरह थे। उन्होंने मुझ पर ऐसी तोहमत लगा दी जिसने मेरी रूह तक को हिला दी। मेरी इज्जत, मेरी सच्चाई, सब पर सवाल खड़ा कर दिया गया। मैं सुन हो गई, आवाज हलक में अटक गई और आंसू बेख्तियार बहने लगे। घर का माहौल इल्जाम, चीख और फैसलों से भर गया, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई जुर्म हूँ जिसे साबित करना है। मैंने अपनी कमजोरी को हथियार बनाकर हाथ जोड़ दिए, माफी मांगी, हालांकि दिल जानता था कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए कदम उठा लिया था, गुनाह के लिए नहीं। मगर असल मोड़ यहाँ आया। मेरी खामोशी ने इन्हें जीत का एहसास तो दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। जब सास ने कहा कि इस पर नजर रखो तो वो जुमला मेरे लिए खैर का ऐलान नहीं बल्कि बेदारी की घंटी बन गया। इसी रात जब सब सो गए, मैंने आईने में खुद को देखा। डरी हुई लड़की नहीं बल्कि वो औरत जो समझ चुकी थी कि अगर अपनी आवाज न संभाले तो हमेशा दूसरों के फैसलों में जिंदा रहेगी। अगले दिन मैंने किसी झगड़े के बगैर अपना लहजा बदला। मैंने साफ मगर नरम अंदाज में हुदूद तय की। पहली बार हैरत अंगेज तौर पर मेरी पुख्तगी ने घर का शोर कम कर दिया। मेरे शौहर को एहसास हुआ कि गुस्से से नहीं, समझ से बात आगे बढ़ती है और ताकत का खेल आहिस्ता आहिस्ता मुकालमे में बदलने लगा। कहानी का अंजाम वो नहीं था जिससे मैं डरती थी, ना फौरी शिकस्त, ना जबरदस्ती जीत, बल्कि यह गैर मुतवक्का तवाज़ुन जहां मैंने सीख लिया कि इज्जत मांगी नहीं जाती, खामोश हौसले से कायम की जाती है। और वो दिन मेरी शिकस्त का नहीं, मेरी बेदारी का आगाज था। सारी लड़ाइयां हारने के बाद, हर रोज की तजलील सहने के बाद और हर मुमकिन तरीका आजमाने के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब मैं अंदर से खाली हो गई।
दिल में जमा सब शोर अचानक बैठ गया और मुझे लगा अगर अब भी खामोश रही तो शायद खुद को ही खो दूंगी। बहुत देर तक मैंने खुद को रोके रखा कि घर की बात घर में ही रहे, मगर आखिरकार मैंने हिम्मत करके अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। अजीब बात यह थी कि मैं जिस डांट, नसीहत और रिवायती जुमलों से डर रही थी, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बात ऐसे सुनी जैसे कोई जख्मी पर मरहम रखता हो, बगैर टोके, बगैर फैसला सुनाए। फिर बड़े सुकून से बोली, बेटा, माँ बनना जिंदगी का हिस्सा है, सजा नहीं। अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो ये तुम्हारा हक है कि वक्त मांगो। मैंने टूटे हुए लहजे में बताया कि मैं समझाने, रोने, चुप रहने सब तरीके आजमा चुकी हूँ, मगर मेरी आवाज जैसे किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। वो चंद लम्हे खामोश रहे और यही पहला मोड़ था। उन्होंने किसी खुफिया या खतरनाक चाल की बात नहीं की, बल्कि कहा कि अपने जिस्म और मुस्तकबिल के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समझदारी यह है कि महफूज और दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया जाए। इनकी बात में माँ की मोहब्बत भी थी और यह गैर मुतक़ा हकीकत भी। अपनी हिफाजत चोरी छुपे नहीं, समझबूझ से करो। इन अल्फाज ने मेरे अंदर एक नया दरवाजा खोला। मैंने पहली बार महसूस किया कि मसला सिर्फ बच्चा नहीं, मेरा एतमाद था। दूसरे मोड़ पर मैंने फैसला किया कि डर के बजाय शोर के साथ कदम उठाऊंगी। मैंने पेशा वाराना रहनुमाई लेने का सोचा और अपने लिए खड़े होने की हिम्मत जमा की। इस लम्हे कहानी का रुख बदल गया। मैं अब किसी से छुपकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर आगे बढ़ रही थी। अंजाम किसी डराई बगावत पर नहीं, बल्कि यह खामोश बेदारी पर हुआ। मैंने जान लिया कि अपनी जिंदगी के फैसले खौफ से नहीं, आ गई के किए जाते हैं, और यही एहसास मेरी असल जीत था। जब मैंने अपनी माँ को अपने शौहर के बाकी रवैयों के बारे में तफसील से बताया तो वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे हर बात को अंदर तक तोल रही हो। फिर उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा कि मेरा एहतियात से सोचना गलत नहीं है, खास तौर पर जब रिश्ता अभी नया हो और माहौल अजनबी हो। इनका कहना था कि जल्दबाजी में माँ बनने के बजाय पहले इंसान को समझना जरूरी है, इसका मिजाज, इसका बर्ताव, इसकी तरजीहात। इनकी बातों ने मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा की, मगर साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी था। यह डर के कहीं मेरी कोशिशें पकड़ी ना जाए या बात बिगड़ ना जाए। मैंने फिर भी फैसला किया कि कुछ अरसे अपने लिए वक्त निकालूंगी। शुरू के दिन वाकई सुकून से गुजरे। बाहर से तनज़ और खियास अदायां जाती रहीं। कभी कहा जाता कि मैंने अपने जिस्म का तवाज़ुन खराब कर लिया है, कभी इल्ज़ाम लगता कि मैं ज़िद्दी हूँ, मगर अंदर से मैं जानती थी कि मैं सिर्फ खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। वक्त गुजरता गया तो मुझे ये कौ सच्चाई समझ आने लगी। छुप छुप कर किए गए फैसले वक्ती सुकून तो दे सकते हैं, मगर हमेशा महफूज नहीं होते। मैंने महसूस किया कि असल मसला किसी खुफिया तरीके में नहीं, बल्कि इस बात में है कि मैं अपने जिस्म और अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर समझदारी से फैसला करना सीखूं। यही कहानी का दूसरा मोड़ था। मैंने खुद को खौफ और छुपाने की कैफियत से निकालकर शौर और जिम्मेदारी की तरफ मोड़ने का इरादा किया। इस एहसास ने मुझे बदल दिया। अब मैं सिर्फ हालात से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी आवाज को पहचान रही थी। अंजाम किसी बड़े हंगामे पर नहीं, बल्कि एक अंदरूनी बेदारी पर हुआ। मैंने सीख लिया कि खुद को हिफाजत राज नहीं, समझ और एतमाद से होती है, और यही अदारक मेरी नई शुरुआत बन गया। इसी इत्मीनान के सहारे मैं खुद को मुतमईन समझने लगी थी। दिन खामोशी से गुजरते रहे और देखते ही देखते 1.5 साल बीत गए। मुझे लग रहा था कि मैंने हालात को संभाल लिया है, मगर असल तूफान अभी बाकी था। एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसने अंदर तक हिला दिया। पता चला कि मेरे शौहर का किसी दूसरे औरत से ताल्लुक चल रहा है। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने जमीन मेरे कदमों के नीचे से खींच ली हो। दिल चाह रहा था चीखूं, मगर मैंने खुद को संभाला और सीधा इससे सवाल किया। इसके जवाब में शर्मिंदगी या वजाहत के बजाय अजीब सी बेहिसी थी। इसने ठंडक लहजे में कहा कि जब इतने अरसे में घर में औलाद की खबर ना आए तो आदमी कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसकी बात मेरे लिए सिर्फ इल्जाम नहीं, बल्कि एक फैसला सुनाने जैसी थी, जैसे मेरी पूरी हैसियत सिर्फ एक नतीजे से जोड़ी जा रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने साफ कहा कि हर खामोशी का मतलब ना हली नहीं होता। जिंदगी में मंसूबाबंदी भी होती है, वक्त भी होता है, मगर वो सुनने की मोड़ में नहीं था।
इसके जुमले में जल्दबाजी भी थी और घर वालों का दबाव भी झलक रहा था। मुझे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि अगर मैंने अब अपनी बात मजबूती से न रखी तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसी कश्मकश में मेरे अंदर एक दूसरा रख जागा, डर के साथ एक अजीब सा अज़म। मैंने गहरी सांस ली और इसे कहा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, सिर्फ इतना कि मैं अपनी जिंदगी का रुख खुद तय कर सकूं। यह महज मोहलत मांगना नहीं था, बल्कि अपने वजूद को साबित करने की कोशिश थी। इस गुफ्तगू के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। अब मामला सिर्फ औलाद या दबाव का नहीं रहा था, बल्कि एतमाद, सच्चाई और इख्तियार का बन चुका था। मैंने फैसला किया कि इस बार मैं खुद दिया छुपाने के रास्ते पर नहीं चलूंगी। मैंने सोच लिया कि आगे जो भी होगा साफ नीयत और खुली बात के साथ होगा। अंजाम किसी फौरी नतीजे पर नहीं रुकेगा, बल्कि इस एहसास पर ठहराव के जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को राजी करना नहीं, बल्कि खुद के फैसले की जिम्मेदारी लेना है। और इसी शोर के साथ मैंने अपनी कहानी का नया बाब शुरू किया। एक ऐसा बाब जहां मैं सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की बाख्तियार किरदार थी। मैंने इसी यकीन को सहारा बनाकर 6 महीने की वो शर्त कबूल कर ली। लेकिन ये कोई सादा वादा नहीं था, यह हमारे रिश्ते की सिमत बदल देने वाला फैसला था। इससे पहले हमारी ऐसी तलक बहस हुई कि दोनों तरफ अना दीवार बनकर खड़ी हो गई। आवाजें सख्त थी, जुमले छुपने वाले, मगर इन्हीं लम्हों में एक अजीब सा समझौता जन्म ले रहा था। मैंने वाजा कहा कि अगर इस मुद्दत में खुशखबरी आ गई तो फिर मेरे एतमाद, मेरी इज्जत और हमारे रिश्ते पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। दूसरी तरफ इसने भी हल्के तंजिया एतमाद के साथ ये शर्त मान ली, जैसे इसे अपनी जीत का यकीन हो। इस गुफ्तगू ने हमारे दरमियान एक नया तनाव पैदा कर दिया। अब ये सिर्फ औलाद का मामला नहीं रहा था, बल्कि ताकत, भरोसे और इख्तियार का इम्तिहान बन चुका था। दिल के अंदर कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हालात पर काबू पा सकती हूँ। मैंने अपने फैसले को एक नए आगाज की तरह देखा, जैसे मैं पहली बार अपनी जिंदगी की दौर खत्म थाम रही हूँ। मगर इस यकीन के साथ एक अनजाना खौफ भी मौजूद था। अगर किस्मत ने साथ न दिया तो फिर भी मैंने खुद को मजबूत रखा, क्योंकि इस बार पीछे हटने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि अपनी आवाज खो देना था। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहा, ये खामोश मुआहदा जो हर दिन के साथ भारी होता जा रहा था। वक्त के साथ इस चैलेंज ने कहानी को गैर मुतख्खा मोड़ दिया। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि असल इम्तिहान जिस्म का नहीं, बल्कि दिल और ज़हन का है। इस कश्मकश में मैंने पहली बार खुलकर अपने शौहर से बात करना शुरू की, इल्जाम या डर की बगैर। हैरत अंगेज तौर पर इन्हीं गुफ्तगूओं ने हमारे दरमियान वो दरवाजा खोला जो पहले कभी नहीं खुला था, एहसास का, सुनने का, समझने का। अंजाम किसी फौरी जीत या हार पर नहीं ठहरा, बल्कि इस हकीकत पर जा रुका कि हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इंसान की तरह देखा, न कि किरदारों या तौखात की तरह। इसी लम्हे मुझे समझ आया कि असल खुशखबरी सिर्फ माँ बनना नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बना है जहाँ दोनों की आवाज़ सुनी जाए। और यही वो मोड़ था जहाँ से हमारी कहानी ने एक नया, ज्यादा बालिग और बाइख्तियार रास्ता इख्तियार किया। मैंने दिल ही दिल में यही तय किया था कि जो भी होगा हमारे दरमियान ही रहेगा, मगर जिंदगी ने फिर वही किया जो इसे आता है, खामोश फैसलों को भी आवाज दे दी। अगले ही दिन मेरे शौहर ने खुद मेरी माँ से बात कर ली। लहजा बेज़ाहिर नरम था, मगर बात का वजन भारी। 6 महीने की मोहलत, वरना कोई बड़ा फैसला। अजीब बात यह थी कि इस ऐलान के बाद घर में एक मसनवी सुकून फैल गया, जैसे सबने किसी अनदेखे इम्तिहान के लिए सांस रोक ली हो। सास ने भी वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली और यूं लगने लगा जैसे पूरा घर या गैर तहरीरी माहिदे के तहत चल रहा हो। अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, अभी इंतजार किया जाएगा। इसी दौरान हमारे दरमियान एक और फैसला हुआ, ऐसा फैसला जिसने कहानी का रुख बदल दिया। हमने तय किया कि इन 6 महीनों को जंग नहीं, मौका समझेंगे। शिकायतों को वक्फा, तलखी को आराम और एक दूसरे को वक्त देंगे। हैरत अंगेज तौर पर यही वो लम्हा था जहां से हमारे ताल्लुक में एक नई पुरत खुलने लगी। वो पहली बार मेरे पास सिर्फ शौहर की हैसियत से नहीं, एक साथी की तरह बैठा। बातें छोटी होती मगर दिल को सुकून देती। मैंने महसूस किया कि रिश्ता जबर से नहीं, तवज्जो से सांस लेता है। इन्हीं दिनों मैंने वो पुराना तरीका मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया
अब मैं किसी चाल या खौफ के सहारे नहीं बल्कि उम्मीद के साथ इंतजार कर रही थी। मगर वक्त हमेशा तौखा के मुताबिक नहीं चलता। हफ्ते महीनों में बदल गए और हर गुजरता दिन मेरे यकीन को थोड़ा सा कमजोर करने लगा। बाहर से सब नॉर्मल था, हंसी बातें साथ, मगर अंदर एक अनजाना दबाव पड़ रहा था। तीसरे महीने का इख्तिमाम तक मैंने महसूस किया कि सिर्फ इंतजार काफी नहीं। पहली बार मैंने खुद कदम उठाया और डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, ये सोच कर के शायद असल मोड़ अभी बाकी है और सच वो नहीं जो हम समझ रहे थे, बल्कि वो जो सामने आने वाला था। जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो डॉक्टर की बातों ने जैसे मेरे अंदर की सारी आवाजें खामोश कर दी। इसने सीधे लफ्जों में बताया कि मेरी बच्चेदानी में शदीद सोजिश है और वो फिलहाल मां बनने की अमकानात कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इस जुमले ने मेरे जहन में हंगामा बर्पा कर दिया। मैं कुर्सी पर बैठी थी, मगर यूं लग रहा था जैसे जमीन खिसक रही हो। डॉक्टर ने अमली लहजे में कहा कि पहले इलाज जरूरी है, 1 महीने की दवाई, फिर दोबारा मुआयना। बाहर से मैंने सर हिला दिया, मगर अंदर एक तेज हिसाब किताब शुरू हो चुका था। मेरे पास वक्त कम था और हर दिन मेरे खिलाफ जा रहा था। मैंने उम्मीद को मजबूती से पकड़ा और इलाज शुरू कर दिया, जैसे ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का इम्तिहान हो। दवाइयां जिस्म पर भारी पड़ने लगी, कमजोरी, चक्कर, बेचैनी, हर अलामत मुझे याद दिलाती कि मैं किसी डोर में हूँ जिसका इख्तिमाम नजर नहीं आ रहा। 1 महीने बाद जब दोबारा चेकअप हुआ तो खबर तसल्ली बख्श न थी, सोजिश बरकरार थी। दूसरी राय लेने पर भी यही नतीजा सामने आया, मजीद इलाज, मजीद इंतजार। इन्हीं दिनों मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा असल मुकाबला वक्त या जिस्म से नहीं बल्कि अपने खौफ से है। रातों को जाकर मैं खुद से सवाल करती, क्या मैंने जल्दबाजी में ऐसे फैसले किए जिनकी कीमत अब अदा कर रही हूँ। फिर भी एक जिद बाकी थी कि कहानी यही खत्म नहीं होगी। 6 महीने मुकम्मल होने के करीब थे तो घर का माहौल बदलने लगा। खामोशी में यह गैर आलानिया दबाव शामिल हो गया। जब वो दिन आया, मेरे शौहर की आवाज में एक सर्द फैसला था। इसने कहा कि वादा पूरा नहीं हुआ, अब वो आगे बढ़ेगा। इस लम्हे मैंने हैरत अंगेज तौर पर घबराहट के बजाय एक अजीब सी वजाहत महसूस की। मैंने पहली बार सुकून से जवाब दिया कि अगर रिश्ता सिर्फ शर्त पर खड़ा था तो इसे टूटने से बचाना भी बेमानी है। इसी लम्हे कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। मैंने खुद इलाज जारी रखने, अपनी सेहत को तरजीह देने और वक्ती दबाव के बजाय अपनी जिंदगी की सिमत खुद चुनने का फैसला किया। इख्तिमाम किसी ड्रामाई जीत या हार पर नहीं हुआ। इलाज के चंद महीनों बाद मेरी सेहत संभलने लगी और मैंने अपने लिए एक नया रिश्ता बनाया, तालीम और काम की तरफ कदम बढ़ाया ताकि मेरी पहचान सिर्फ एक किरदार तक महदूद न रहे। वक्त के साथ रिश्तों की नवीद भी बदल गई, कुछ फासले बढ़े, कुछ एहतराम वापस आया। असल मोड़ यह था कि मैंने मां बनने को अपने कदर का पैमाना बनाना छोड़ दिया। कहानी वहां खत्म नहीं हुई जहां शर्त टूटी, बल्कि वहां शुरू हुई जहां मैंने खुद को दोबारा पाया। जब इसने बिल्कुल बेनियाजी से ये कहा कि दूसरी शादी के बाद भी मैं चाहूं तो इसी घर में रह सकती हूँ, वरना मेरी मर्जी, तो इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खाली कर दिया हो। मैं सिर्फ सुन रही थी, मगर अल्फाज दिल में हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैंने ये सब अपनी माँ को बताया तो वो भी टूट गई। इनकी आवाज में पछतावा था। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये एक पुराना घरेलू नुस्खा इतनी बड़ी कीमत मांग लेगा। घर में शादी की तैयारियां जैसा शोर नहीं बल्कि एक अजीब खामोशी फैल गई थी। मैं चलती फिरती थी, काम भी करती थी, मगर अंदर से जैसे मिट्टी हो चुकी थी। इन्हीं दिनों एक शाम मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, चक्कर, मतली, बेचैनी। डॉक्टर के पास गई तो टेस्ट के बाद वो खबर मिली जिसका मैंने मुद्दतों इंतजार किया था। मैं हामिला थी। खुशी के बजाय मेरे अंदर खौफ दौड़ गया। क्या ये खबर भी देर से आई है? जब मैंने इसे बताया तो इसने फौरन कोई जश्न नहीं मनाया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे हिसाब लगा रहा हो, फिर बोला कि तारीख तो तय हो चुकी है। मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैंने सोचा शायद किस्मत को यही मंजूर है कि खुशी दरवाजे तक आए और लौट जाए, लेकिन अगले ही लम्हे कहानी ने गैर मुतखा मोड़ लिया। इसने गहरी सांस ली और एतराफ किया कि वो वाकई दूसरी शादी की तैयारी में था, मगर किसी और औरत के लिए नहीं बल्कि अपने गुस्से और अना के लिए। इसने कहा कि इसे सच का अंदाजा पहले ही हो चुका था
और इसने दबाव डालकर मुझे आईना दिखाना चाहा, मगर जब रिपोर्ट देखी तो इसे एहसास हुआ कि वो खेल हद से आगे निकल गया है। इस लम्हे हम दोनों ने पहली बार अपनी गलतियों को नाम दिया। मैंने जल्दबाजी को, इसने अपनी सख्ती को। असल तब्दीली यहाँ आई। हमने फैसला किया कि इस हमल को किसी जीत या हार का नतीजा नहीं बल्कि नई शुरुआत समझेंगे। मैंने इसे साफ कहा कि एतमाद के बगैर कोई भी रिश्ता सिर्फ ढांचा रह जाता है। इसने पहली बार माना कि रिश्ते में हुक्म से ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत होती है। अंजाम रिवायती सब ठीक हो गया वाला नहीं था। हमने बाकायदा मशावरत शुरू की। डॉक्टर की हिदायत पर चलते हुए अपनी सेहत और जहनी सुकून को तरजीह दी। इस सारे सफर ने मुझे ये सिखाया कि असल खुशी सिर्फ माँ बनने में नहीं बल्कि इस मुकाम तक पहुँचने के तरीके में है। कहानी का इख्तिमाम एक सबक पर हुआ। रिश्ते तब मजबूत होता है जब दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करके नए सरे से चलने की हिम्मत रखते हों, और यही हमारी नई इब्तिदा थी। आखिर में इसने हंसते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी में मजीद कोई तूफान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ही इसके लिए काफी हूँ। इसके अल्फाज हल्के मजा में थे मगर इनके पीछे एक नरम सा एतराफ भी छुपा था कि हम दोनों ने इस रिश्ते को जरूरत से ज्यादा आजमाइशों से गुजार दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए मगर इस बार इनमें खौफ या शिकस्त नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मुझे पहली बार लगा कि हम दोनों एक ही तरफ खड़े हैं, एक दूसरे के मुकाबिल नहीं। इस लम्हे मैंने दिल से माना कि यह सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना था, इसने मुझे अपने अंदर की ताकत और हुद्दों को एहसास कराया। वक्त गुजारा तो जिंदगी ने एक और मोड़ लिया, मगर इस बार यह मोड़ सिर्फ खुशखबरी का नहीं बल्कि समझबूझ का था। माँ बनने का लम्हा आया तो घर में खुशी जरूर हुई मगर असल तब्दीली रवैयों में नजर आई। मेरी सास जो कभी सिर्फ तौखात की जबान बोलती थी अब मेरे आराम और सेहत का ख्याल रखने लगी। मेरा शौहर भी आहिस्ता आहिस्ता हुक्म देने वाले लहजे से निकलकर शरीक सफर बन गया। हमें एहसास हुआ कि बच्चा रिश्ते को जोड़ता जरूर है मगर इसे मजबूत तब करता है जब बुनियाद एहतराम और गुफ्तगू पर हो। खुशी सिर्फ एक नई जिंदगी के आने से नहीं बल्कि हमारे रवैयों के बदलने से मुकम्मल हुई। जब मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कहानी किसी जीत या हार पर खत्म होती नजर नहीं आती बल्कि ये एक सीख पर ठहरती है। मैंने समझा कि रिश्ता सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं बल्कि अपनी आवाज को सुनाने और दूसरों की आवाज सुनने का तवज्जुन है। अगर मैं इस सफर में खुद को खो देती तो शायद आज का सुकून भी बेमानी होता। असल अंजाम ये नहीं कि सब कुछ जादू की तरह ठीक हो गया बल्कि यह कि हमने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया रास्ता बनाया। इस पूरी कहानी को निचोड़ यही है कि जिंदगी के मुश्किल फैसले हमें तोड़ने के लिए नहीं जगाने के लिए आते हैं। दबाव, खौफ और रिवायत के बीच भी इंसान के पास सोचने और चुनने की ताकत होती है। अपने हक, अपनी सेहत और अपनी इज्जत का ख्याल रखना खुदगर्जी नहीं बल्कि जरूरत है। जब एक इंसान अपनी हदों को पहचान लेता है तभी वो रिश्तों को सही माने में निभा सकता है। और शायद यही इस सफर की असल कामयाबी थी कि मैंने सिर्फ एक नई जिंदगी को जन्म नहीं दिया बल्कि अपने अंदर एक नई समझ, नई खुद एतमादी और एक मतवाजन रिश्ता भी पैदा किया। ये सारा सफर मुझे एक बुनियादी सच सिखा गया। जब इंसान हर कदम पर दूसरों के फैसलों का सहारा लेने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता इनका अपना यकीन कमजोर पड़ने लगता है। शुरू में मुझे भी लगता था कि बड़े जो कहते हैं वही दुरुस्त होगा, मगर वक्त ने समझाया कि अंधी पैरवी इंसान को अपनी आवाज से दूर कर देती है। इसी कश्मकश में मैंने मशवरा लेना सीखा मगर साथ ही ये भी जान लिया कि हर राय को बगैर समझे अपनाना दानिशमंदी नहीं। मैंने महसूस किया कि असल ताकत सिर्फ मान लेने में नहीं बल्कि समझकर चुनने में है। और यही लम्हा मेरी अंदरूनी खुद एतमादी की वापसी का आगाज बना। जब मैंने अपनी माँ से बात की तो इनकी नीयत में खुलूस था मगर तजुर्बे ने एक दूसरा रुख भी दिखाया। हर तरीका चाहे वो कितना ही आम क्यों ना लगे अपने असरात रखता है, कुछ जाहिर कुछ पोशीदा। मैंने एक रिवायत पर भरोसा किया लेकिन बाद में समझ आया कि नेक नीति
हमेशा महफूज नतीजे की जमानत नहीं होती। इस मरहले पर कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। मैंने पहली बार अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू की। मुझे एहसास हुआ कि मशवरा रास्ता दिखा सकता है, मगर चलना मुझे खुद होता है, और यही शुअर इंसान को बालिग बनाता है। इस दौरान मैंने जल्दबाजी की कीमत भी समझी। बगैर मुकम्मल आगाही के किए गए इक़दामात वक्ती उम्मीद तो दे सकते हैं, मगर इनके असरात देर पा भी हो सकते हैं। मैंने अपने जिस्म और ज़हन दोनों से ये सबक सीखा कि एहतियात कमज़ोरी नहीं बल्कि हिफाजत है। यही वो मकाम था जहाँ कहानी महज एक मसले की नहीं रही बल्कि शौर की कहानी बन गई। ये कैसा मोड़ जहाँ मैंने रिवायत और अक़ल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना सीखा। फिर वक़्त ने मुझे सब्र का असल मतलब समझाया। इंतज़ार सिर्फ दिन गिनने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल को टूटने से बचाने का फ़न है। मैंने सीखा कि ताल्लुक़ सिर्फ नताइज पर नहीं बल्कि रवैयों पर कायम रहता है। मोहब्बत, बर्दाश्त और गुफ्तगू ने वो खला भर दिया जो खौफ ने पैदा किया था। यहाँ कहानी का रुख बदल गया। मसला ख़त्म होने से पहले ही मैं बदल चुकी थी। यही अंदरूनी तब्दीली असल कामयाबी थी। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इल्म और आगाही इंसान का सबसे मजबूत सहारा है। जब हम जानते हैं कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं तो खौफ कम और एतमाद ज्यादा होता है। इस कहानी का नया अंजाम यही है। खुशी सिर्फ मसले के हल से नहीं आई बल्कि इस शोर से आई कि मैं अब अंधेरे में फैसला नहीं करती। मैंने सीख लिया कि जिंदगी का असल सुकून तब आता है जब इंसान रिवायत, मशवरे और अपनी अक्ल तीनों को साथ लेकर चलता है। और शायद यही इस सफर का सबसे खूबसूरत इख्तिमाम था। मैंने सिर्फ हालात नहीं बदले, मैंने अपने सोचने का अंदाज बदल दिया और वही मेरी असल जीत बनी। जिंदगी ने मुझे ये समझाया कि रिश्ते सिर्फ अल्फाज या वादों से नहीं चलते बल्कि एतमाद के उस नाजुक धागे से जुड़े होते हैं जिसे हर रोज मजबूत करना पड़ता है। जब दो लोग एक दूसरे को सुनने और समझने की नीयत से आगे बढ़ते हैं तो गलत फहमियां आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे सफर में भी यही हुआ। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, बर्दाश्त और सच्चाई का इम्तिजाज है। कहानी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब हमने एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने का फैसला किया। इसी लम्हे ताल्लुक में एक नई नरमी आई, जैसे किसी बंद कमरे में ताज़ा हवा दाखिल हो गई हो। वक़्त के साथ एक और हकीकत वाज़ा हुई। हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं, शोर से भी किया जाना चाहिए। जल्दबाजी या अधूरी मालूमात पर उठाया गया कदम वक्ती सहारा तो बन सकता है मगर इसके असरात देर तक साथ चलते हैं। मैंने सीखा कि मशवरा लेना कमजोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी है, मगर हर राय को परखना भी इतना ही जरूरी है। मैंने दूसरों की आवाज़ों के दरमियान अपनी आवाज़ पहचानना शुरू की। यही खुद आगाही मुझे खौफ से निकालकर एतमाद की तरफ ले गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि अंदरूनी इस्तेहकाम है। जब इंसान घबराहट के बजाय समझबूझ से हालात का सामना करता है तो मसले छोटे लगने लगते हैं। मोहब्बत, इल्म और तहम्मुल ने मिलकर वो रास्ता बनाया जिस पर चलते हुए मैंने अपने ताल्लुक़ को दोबारा सांस लेते देखा। ये मरहला मुझे ये सिखा गया कि इल्म और एहसास साथ हो तो अंदेशे कम हो जाते हैं और उम्मीद मजबूत हो जाती है। इस कहानी का बदला हुआ इख्तिमाम यही है कि असल कामयाबी किसी एक खुशखबरी या नतीजे में नहीं बल्कि उस तब्दीली में है जो इंसान के अंदर पैदा होती है जब हम मोहब्बत को एतमाद के साथ और जज्बात को समझबूझ के साथ जोड़ देते हैं तो जिंदगी का रुख खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। मैंने जान लिया कि खुशी बाहर से नहीं आती, वो उस लम्हे पैदा होती है जब हम सोच समझकर फैसला करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और खौफ के बजाय आगाही को चुनते हैं। यही एहसास इस सफर की सबसे खूबसूरत मंजिल बना। यह कैसा अंजाम जहां ताल्लुक भी महफूज रहा और मैं खुद भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।